किसान भाइयों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन उद्यानिकी की फसलों की, इसके उत्पादन की, साथ ही देखभाल की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चर्चा करने के लिए डॉक्टर विजय अग्रवाल, आप कृषि वैज्ञानिक हैं। हमारे साथ बंटी कुशवाहा हैं, आप किसान हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल विजय जी आपसे ही है कि किसान का यानी कि ग्रीष्मकालीन की फसलों में कौन कौन से कार्य फिलहाल अभी कर सकते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम है और इस समय काफ़ी सारी ऐसी फसलें हैं जिनको आप लगा सकते हैं, आपने खेतों में लगा रखी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं तो भिंडी एक प्रमुख फसल है जो कि ग्रीष्मकाल में लगाई जाती है और साथ ही साथ इसको बरसात तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि लौकी हुआ, गिलकी हुआ, तोरई हुआ, टिंडा हुआ, करेला हुआ, इसके अलावा खरबूज, तरबूज, टिंडा वगैरह भी इस समय लगाने का उपयुक्त समय है। इसके साथ साथ जिन किसान भाइयों ने इस समय इनको लगा रखा है तो बहुत सारे ऐसे देखभाल के कार्य होते हैं, सामायिक कार्य होते हैं जिनको करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर फलदार पौधों की अगर अपन बात करते हैं तो उसको भी लगाने के लिए ये बड़ा ही उपयुक्त समय है। बिल्कुल। हमारे साथ बंटी जी भी मौजूद हैं। कौन सी पैदावार कर रहे हैं और जिस तरह से आप खेती किसानी कर रहे हैं, कितनी आपकी ज़मीन है? सर मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। अभी मैंने भिंडी का ज़्यादा वो करा है, 7 भिंडी है मेरे पास, खीरा लगा है और उसमें बरबटी भी लगाई है। गर्मी में ये सब्जी ज़्यादा वो कर रहा हूँ मैं सर अभी। बिल्कुल। तो गर्मियों में भिंडी की सब्जी की आप फसल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बंटी जी ने बताया है कि वो भिंडी की खेती कर रहे हैं और भी अन्य फसलें हैं, तो उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहें, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जिस तरह से रोग हम देखते हैं वो भी पनपते हैं फसलों में। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। हमारे बहुत सारे मध्य प्रदेश में किसान भाई हैं जिन्होंने इस समय भिंडी की फसल लगा रखी है। तो सबसे पहले उसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मियों की फसल है तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। सिंचाई का जैसे किसान भाई एक तो बहाव पद्धति से देते हैं, नाली पद्धति से देते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई पद्धति से अगर सिंचाई देते हैं तो उससे पानी की भी बचत होगी। इसके बाद खरपतवार ज़्यादा नहीं उगता है। इसके बाद जो मानव श्रम है, यानी उसको लोगों की जो आवश्यकता होती है, हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, वो भी कम होती है। और साथ ही साथ उर्वरक जो होते हैं वो भी सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं। अब सिंचाई का प्रबंधन उसमें कर दीजिए। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, यानी खेत को जितना साफ सफाई रखेंगे उतनी हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। तो भिंडी में विशेषकर अगर हम बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, तो कई किसान भाइयों को देखने में आता है कि ऊपर से पत्ता पीला पड़ रहा है ना। तो इस तरह की जो समस्या रहती है वो मोज़ेक बीमारी होती है, एक वायरस जनित बीमारी होती है। और जो रस चूसक कीट होते हैं, विशेषकर जो सफ़ेद मक्खी होती है, वो इसको फैलाती है। तो सबसे पहले अगर खेत में इस तरह का कोई समस्या दिखाई दे रही है तो ऐसे पौधों को चिन्हित करके बिल्कुल आप उसे उखाड़ लें और उसके बाद उसे गड्ढे में दबा दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो बीमारी है ये स्वस्थ पौधे में नहीं फैलेगी। दूसरी चीज़, जो इसके वाहक कीट होते हैं जैसे रस चूसक कीट होते हैं, उसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए आप है ना, नीम का तेल जो आता है बाजार में, नीम ऑयल के नाम से मिलता है, इसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी समस्या है तो आप रासायनिक कीटनाशकों में जैसे इमिडाक्लोप्रिड आराम से बाजार में उपलब्ध होता है। इसकी 1 लीटर पानी में 0.3 ml के हिसाब से, यानी 15 लीटर का पंप है उसमें 5 ml के आसपास इसमें दवाई डाल के उसका आप छिड़काव करना है। भिंडी में इसके अलावा एक और समस्या, जैसे हमारे किसान भाई ने बोला, तो एक और समस्या उसमें आती होगी, उसमें फल छेदक कीट का कई बार प्रकोप होता है। यानी उसके अंदर क्या होता है कि इल्ली जो रहती है वो इसके अंदर चली जाती है होल बनाकर, और उसके बाद वो पूरे फल को नुकसान पहुंचा देती है और फल इसमें टेढ़ा सा दिखने लगता है
है ना। फिर अगर तो इसमें सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए ऐसे जो ग्रसित फल हैं उनको निकाल के नष्ट कर दें, जिससे अगली बार इस तरह के जो कीट हैं उसका प्रकोप कम रहेगा। दूसरा, इसमें नीम के तेल का छिड़काव करें। तीसरा, इसमें हम क्विनोल फॉस नामक जो रासायनिक कीटनाशक है इसकी लगभग 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भिंडी की फसल को आप नियमित रूप से सिंचाई करते रहें, इसके बाद कीड़े एवं बीमारियों से देखभाल करते रहें, खरपतवार मुक्त खेत रखें, तो निश्चित रूप से भिंडी की फसल से अपन उत्पादन अच्छा ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कीट रोग प्रबंधन के बारे में आपने बताया कि कैसे किसान भाई कीट रोग से फसलों को बचा सकते हैं। बंटी जी, आप अभी कौन कौन सी फसल कर रहे हैं? सालाना आपकी कितनी कमाई हो जाती है? सर अभी मैंने गिलखी लगाया है, बरबटी भी लगी, मेरा भिंडी भी लगा है। उस सर मैं सालाना की अच्छी इनकम भी करता हूँ, 2.5 से 3 लाख का हो जाता है। उसमें कुछ गाँव वालों को जो मजदूर वाले लोग आते हैं उनका मैं वो भी करता हूँ, अपन हो जाता है उनका। तो इस तरह से महीने एक साल भर का मैं 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अच्छा बेनिफिट कमा रहा हूँ उसमें। जी। सिंचाई के लिए आप क्या करते हैं? सिंचाई के लिए मेरे पास थोड़ा पानी कम है गर्मी के लिए, उसके लिए मैं सर ड्रिप का इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या अपना कम पानी में ज़्यादा पैदावार अच्छी हो सकती है। उसमें जो पन्नी लगाए जाते हैं उसमें, ताकि जो चारा जो रहता है, चारा ज़्यादा नहीं हो सकता उसमें, और समय समय पर उसके लिए मैं जैविक और केमिकल वाली दवाई का स्प्रे करता हूँ उसमें। जी। और जैविक खेती भी आप करते हैं क्या? जी सर, मैं जैविक भी करता हूँ सर, जैविक का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन सर गर्मी में ये होता है क्योंकि वो कीड़े जो रहते हैं वो जैविक दवाई से कभी कभी कंट्रोल नहीं होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा केमिकल का छिड़काव भी करना पड़ता है उसमें। बिल्कुल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। मिट्टी की तैयारी आप कैसे करते हैं? सर मिट्टी की तैयारी के लिए पहले सर अगर ज़्यादा मिट्टी अगर हार्ड है तो उसको पहले पानी से उसको भिगा देंगे ताकि थोड़ी खिल जाएगी। उसमें फिर अपन बक्खर चला के रोटोवेटर चला के उसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन बिल्कुल फसल के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई किसान भाई ऐसे हैं जिनकी पानी की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो जल स्तर है उसकी भी समस्या देखने को मिलती है। तो जिन किसान भाइयों के पास पानी की समस्या है वो क्या कर सकते हैं? उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने भी बताया कि उद्यानिकी फसलों की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो उद्यानिकी फसलों में जैसे फलों की खेती आती है, फूलों की खेती आती है, सब्जियों की खेती होती है। तो इसमें सबसे अच्छा जो सिंचाई का साधन होता है वो टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। तो जितनी भी प्रकार की, जैसे गर्मियों में जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगी हुई हैं उनमें हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करें। इसमें पानी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, उर्वरक की बचत होती है, समय की बचत होती है ना। इसके अलावा जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पास पास लगाई जाती हैं, जैसे अभी तो खैर निकल गई है, जैसे लहसुन होती है, प्याज होता है, इसके बाद पत्तेदार सब्जियां होती हैं। तो उसमें जो मिनी स्प्रिंकलर होते हैं, मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग वो भी टपक सिंचाई पद्धति जैसा ही सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की एक तरीका होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। कुल मिला के इसके अलावा पोर्टेबल स्प्रिंकलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहावदार पानी यानी खेत में फैला के पानी देने से कोई मतलब नहीं है, इससे पानी भी ज़्यादा लगता है और कम, जिनके पास जैसे आपने बोला पानी उपलब्ध है, तो कम पानी उपलब्धता में फिर फसल लेना मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए टपक सिंचाई पद्धति या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। क्या इस मौसम में प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से प्लास्टिक मल्चिंग क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की एक पॉलीथीन की शीट होती है, विशेष प्रकार की शीट होती है जो धूप में नष्ट नहीं होती है, या आम शीट जो प्लास्टिक की होती है वो नहीं होती है। ये यूवी स्टेबलाइज होती है यानी पराबैंगनी अवरोधी होती है, जो धूप में भी अच्छे से लगी रहती है। तो ये विभिन्न रंगों की आती है, आपने देखा होगा कि सिल्वर कलर की, ऊपर से सिल्वर नीचे काला रंग, इसके अलावा लाल रंग की भी आती है, इसके सफ़ेद रंग की भी आती है। तो इस समय हम जो प्लास्टिक मल्च का जो प्रयोग करेंगे, ऊपर से सफ़ेद नीचे से काला, इसी तरह से ऊपर से सिल्वर या चमकदार चमकीली और नीचे से काला, इस तरह की प्लास्टिक मल्च का प्रयोग हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, दो फायदे इसमें किसान भाइयों
को होते हैं। एक तो जहाँ पर हम छेद करके बीज लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो पौधों की जड़ों के पास तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को ये परावर्तित कर देती है और मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है, जड़ों वाला क्षेत्र होता है, वहाँ ठंडक रहती है। दूसरा क्या होता है कि जो रस चूसक कीट होते हैं, रस चूसक कीट भी इस तरह के जहाँ पर हमने प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करके सब्जी को लगा रखा है, वहाँ पर उनका प्रकोप भी कम होता है। तो निश्चित रूप से किसानों को लाभदायक भी होता है और किसानों को शासन के द्वारा इसमें अनुदान की व्यवस्था भी है, तो किसान भाई उसका भी लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। उद्यानिकी की फसलों में अच्छी पैदावार के लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सुझाव ये देना चाहते हैं कि जो भी है आप समय पर काम करिए। जैसे अभी बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके इधर फलदार पौधों की खेती होती है, विशेषकर आम की खेती इस समय आप देख रहे होंगे कि आम में जहाँ पर भी देखिए इस साल आम का उत्पादन काफ़ी अच्छा संभवित है और आम में फूल इस समय आ रहा है। तो किसान भाइयों की चिंता रहती है कि आम में जो फूल आ रहा है उससे अच्छा फल बने, मार्केट में बेच के ज़्यादा पैसा मिल सके। तो इस समय हमको जो फूल है, जो फूल झड़ने की समस्या है या छोटी छोटी सी केरियां बन रही हैं, उसके झड़ने की अगर समस्या आ रही है तो खेत में निरीक्षण करते रहें, बौर का निरीक्षण करें। अगर बौर में रस चूसक जैसे फुद का जैसा कीट लग रहा है जिसके कारण से बौर जला हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका नियंत्रण करने के लिए रस चूसक कीट की दवाई का प्रयोग इस समय करें, जिससे कि अच्छा फलन हो। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, भभूतिया रोग भी बौर में लग जाता है, जिससे भी बौर जलने लगता है, काला पड़ के झड़ जाता है। तो अगर इस तरह की समस्या अगर खेत में दिखाई दे तो उसके लिए हमको घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर मान से हमको छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी सी केरियां होती हैं, मटर के दाने के बराबर जो केरियां होती हैं, वो अगर झड़ती हुई दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं एक निश्चित मात्रा में तो झड़ती हैं, क्योंकि एक जो फूल होता है, बौर होता है, उसमें कई सारे फूल होते हैं, उसमें नर पुष्पों की संख्या ज़्यादा होती, तो वो तो झड़ते ही हैं प्राकृतिक रूप से, है ना। तो लेकिन अगर मटर के दाने बराबर केरियां हैं, अगर वो झड़ रही हैं, तो ऐसे में नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो कि प्लानोफिक्स वगैरह के नाम से भी बाजार में आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसकी यानी पानी में 4.5 लीटर पानी लिया, उसमें 1 ml प्लानोफिक्स का डाल दिया, उसका छिड़काव करने से जो फलन होता है वो अच्छा होता है और झड़ने की जो समस्या आती है वो कम होती है ना। इसी तरह से और दूसरे फलों में भी समय समय पर हमको, अभी इस समय देखेंगे कि अमरूद की फसल की अगर बात करें तो अमरूद चूँकि अभी ख़त्म हुआ है और फिर से जो अम्बे बहार है उसमें फूल आ गया है, तो इस समय जो फूल है उसको निकालना उपयुक्त होता है, क्योंकि नहीं तो ये बारिश में फल बनेगा और बारिश में आपको मालूम है कि फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी का प्रकोप होता है और उससे फिर बारिश में फल कम आता है, तो इसको अभी निकालने की आवश्यकता भी बिल्कुल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आम के फल फूल अभी तैयार हो रहे हैं, शुरुआती जानकारियां आपने दी, लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ता है, कीड़े लगने लगते हैं आम में, तो उससे बचाने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? देखिए, उसमें आम में क्या होता है कि कई प्रकार के, यानी जैसे फल मक्खी वगैरह का प्रकोप इसमें देखा गया है और साथ में कुछ फफूंद जनित रोग भी इसमें लगते हैं वो, लेकिन वो अवस्था पर निर्भर करता है। जब आम का फल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जब उस समय इस तरह की समस्या आती है, तो उस समय आप देख लीजिए कि आम में दाग धब्बे पड़ रहे हैं, है ना, तो और पत्तियों पे भूरे रंग के दाग पड़ रहे हैं, तो वो फफूंद जनित रोग हो सकता है। उसके लिए फफूंदनाशी का प्रयोग, जैसे कि
की एजॉक्सीस्ट्रोबिन नामक दवाई आती है, उसका आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कीटों का प्रकोप हो रहा है तो उस समय कीटनाशक दवाओं का डालने की आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर जो भी कीड़े और बीमारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है उसके आप सैंपल ले लीजिए और अपने नज़दीकी जो उद्यान विस्तार अधिकारी हैं या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उनको ज़रूर आप दिखा दीजिए नमूने, जिसके आधार पे ही हम कोई भी दवा का अगर प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं या जैविक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा उपयुक्त एवं उचित होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हमारे किसान भाइयों को। बंटी जी, आपने मिट्टी का परीक्षण करवाया क्या? जी सर, मैं यही करता हूँ। जैसे अभी सर ने बताया कि 3 साल होती है, मैं प्लाव करता हूँ, उसमें जो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर के नीचे चले जाती है। उससे क्या रहता है, जो अपने ऊपर का जो कीटाणु वो नीचे नष्ट हो जाएगा, खेत भी अपना साफ हो जाएगा, वो अपनी दीमक वगैरह निकलते हैं खेत में, वो पूरे खेत को लेवल कर देता है सर। बिल्कुल। उससे पूरे खेत में नई जान आ जाती है सर पूरी तरीके से। जांच आखिरी बार कब कराई थी आपने? सर मैंने जांच अभी अगले 6 महीने पहले कराई थी, उस समय अभी तक नहीं कराई, 6 महीने के पहले सर। जी, 6 महीने पहले। इन्होंने 6 महीने पहले जांच कराई थी, तो जांच का दायरा क्या होना चाहिए, सही समय क्या है जांच का? नहीं, देखिए, एक बार भी अगर हम वर्ष में एक बार भी जांच कराते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, बार बार जांच कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। एक बार अगर हम गर्मियों का जो समय होता है, खेत खाली होता है, उस समय हम जांच कर लें तो उससे हमें पोषण का स्तर मालूम चल जाता है और उनके रिकमेंडेशन या उनकी अनुशंसा के हिसाब से ही हम पोषक तत्वों का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। बिल्कुल। दलहनी फसलों के लिए आप उद्यानिकी में कुछ सुझाव देना चाहें किसान भाइयों को? दलहनी फसलों में जितनी भी हमारी दलहनी फसलें जो होती हैं, विशेषकर उद्यानिकी के अलावा बात करें अगर इस समय तो खासकर जो मूंग की फसल है, उद्यानिकी फसलें तो नहीं बोलेंगे उसे, मूंग जैसी फसलों को अगर अपने खेत में समावेश करते हैं तो इससे मूंग हुआ, चना हुआ, अरहर हुआ, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो कहीं ना कहीं, इसके अलावा जो सेम हुआ, बरबटी हुआ, इस तरह की फसलें जो होती हैं वो दलहनी फसलों के रूप में जो ज़मीन की है उर्वरा शक्ति बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल। फसल चक्र के बारे में आप बता रहे थे, फसल चक्र का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? नहीं, फसल चक्र का ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे इस बार हमने खेत में टमाटर, जिस खेत में हमने टमाटर लगाया है ना, तो अगली बार हमें उस खेत को बदल के ही टमाटर लगाना चाहिए। या बैगन की हम खेती कर रहे हैं तो खेत को अपन को बदल देने की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि जैसे बैगन की अगर अपन बात करते हैं तो तना एवं फल छेदक कीट होता है, तो कहीं ना कहीं उसका खेत में प्रकोप होता है और अगली बार भी हम उसी खेत में अगर वो सेम फसल लगा देते हैं तो उसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। तो हमको खेत बदल बदल के हमें एक ही खेत में लगातार एक ही फसल नहीं लेना चाहिए, जिससे एक तो उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम होती है और साथ में कीड़े एवं बीमारियों का भी प्रकोप होता है। तो खेत की अदला बदली करके हमको लगाना चाहिए, एक फसल लगातार एक खेत में नहीं लगाना चाहिए, खेत को बदल देना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। बंटी जी, आपके कुछ सवाल डॉक्टर साहब से आप पूछना चाहें तो? सर मेरा ये कि सवाल है, अभी सर से मैंने एक तो भिंडी का पूछा, दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा, गिलकी में जो कुकड़ापन का जो आता है वो किस कारण आता है सर? देखिए, गिलकी में भी एक कुकड़ापन भी आपने बोला, वो तो रस चूसक कीट के कारण आता है। दूसरा आपने देखा होगा कि गिलकी में एक और समस्या होती है, गिलकी हुआ, करेला हुआ या लौकी इस समय लगी हुई है तो उसमें फल भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना। तो इस समय फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, यानी विशेषकर करेले की बात करें, गिलकी की बात करें, जब इस तरह की जो फल आप बाज़ार में ले जाते हैं तो वो उसका है ना सही से बाज़ार में रेट नहीं मिलता और उन फलों को जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक इल्ली दिखाई देती है। तो इसका रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है और इसका सबसे आसान है। इसके लिए आप बाजार में जाएंगे तो फल मक्खी के कारण ये होता है, एक वयस्क मक्खी होती है, वो छेद करके इसके अंदर फल की जो ऊपरी सतह होती है उसमें अंडे देती है और अंडे से अंदर से मैगेट निकल के अंदर ही अंदर फल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फल खराब हो जाता है, अंदर से सड़ जाता है और सड़ने के बाद खेत में गिर जाता है। और अगली बार अगर हम इस फल को अलग नहीं करेंगे और खेत को साफ सफाई नहीं करेंगे तो अगली बार भी ये समस्या आती है। तो इसके लिए फल मक्खी प्रपंच जो होता है वो खेत में हमको लगाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो फल मक्खी के जो नर कीट होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसमें फंस जाते हैं, इससे इनका प्रजनन दर प्रभावित होती है और इस तरह के कीटों का प्रकोप कम होता है। बिल्कुल।
महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी है हमारे किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब, बंटी जी आप भी हमारे साथ स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने किसान भाइयों को बहुत शानदार जानकारी दी है उद्यानिकी की फसलों को लेकर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। खरीफ में किसानों को मिलेगी सस्ती खाद, किसानों को दूध पर दिया जाएगा बोनस, अब तक किसानों से 5,80,000 टन गेहूं उपार्जन, प्याज से आय बढ़ाएं और काल मेघ औषधीय फसल। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2025 यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला गत दिनों कैबिनेट बैठक में लिया गया। उर्वरक विभाग के प्रस्ताव के तहत इस सीजन के लिए सब्सिडी का बजट करीब 37,216.15 करोड़ रुपए रखा गया है, जो रबी सीजन 2024-25 की तुलना में लगभग 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। उर्वरक विभाग के अनुसार खरीफ 2025 के लिए पोषक तत्वों पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी दरें नाइट्रोजन 43.02 रुपए, फॉस्फेट 43.6 रुपए, पोटाश 2.38 रुपए एवं सल्फर 2.61 रुपए होगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों पर प्रति मीट्रिक टन सब्सिडी भी तय की गई है, जैसे डीएपी पर 27,799 रुपए, एमओपी पर 1,428 रुपए, एनपीके पर 13,350 रुपए प्रति टन, यूरिया एसएसपी कॉम्प्लेक्स पर 8,952 रुपए प्रति टन और एसएसपी पर 7,263 रुपए प्रति टन की सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक पारदर्शितापूर्ण कार्यशैली के कारण अन्य क्षेत्रों के साथ सहकारी क्षेत्र समृद्ध हुआ है। गुजरात में दूध पर बोनस की जिस तरह व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ भी दूध पर किसानों को बोनस दिया जाएगा। आने वाले 4 वर्षों में सहकारिता आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सहकारिता विभाग में नवनियुक्त सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर, पैक्स कार्य मैनुअल आदि परिपत्रों की पुस्तिका का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 74,697 किसानों से 5,80,711 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूं का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक 757 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूं की खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इस वर्ष अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए 13,98,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन की अंतिम तारीख 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तथा अंतर जिले में खरीदी केंद्रों से दी गई धान के सत्यापन एवं अन्य शिकायतों की जांच के लिए जांच दल गठित करने के निर्देश श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विस्तृत जांच कराएं। जांच दल के अध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर संयुक्त डिप्टी कलेक्टर होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्य अधिकारी संयोजक होंगे। उप आयुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन और जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन इसके सदस्य होंगे। प्याज एक नकदी फसल है जिसमें रबी खरीफ दोनों मौसम में इसे लगाया जाता है। किसान भाई इसे खरीफ में लगाना चाहते हैं तो इसे वैज्ञानिक विधि से लगाएं, जिससे उत्पादन बढ़ सकेगा। प्याज के लिए नर्सरी 3 से 5 मीटर लंबी, चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं। 1 हेक्टेयर पौध के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होते हैं। बीजोपचार जरूरी है। 2 ग्राम मैंगोजेब से 1 किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। 7 से 8 सप्ताह का रोपा मुख्य खेत के लिए तैयार होता है। इसकी नर्सरी मई जून में डालें तथा 7 सप्ताह बाद मुख्य खेत में रोपें। फसल जनवरी फरवरी में तैयार हो जाती है। प्याज की प्रमुख जातियों में N53 एवं 241, बसंत 780, एग्रीकल्चर, लाइट रेड इत्यादि उपयुक्त हैं। गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बुआई के
30 दिन पहले खेत में मिला दें। 100 किलो यूरिया, 300 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 160 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। गंधक की कमी के लिए 400 किलो जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। काल मेघ उपयोगी औषधीय पौधा है। इस पौधे के सभी भाग, तना, पत्ती एवं फूल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसकी खेती को प्रचलन में लाया जा रहा है। काल मेघ के अच्छे विकास के लिए गर्म एवं नम जलवायु तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। मानसून आने के बाद पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। बीज द्वारा मई में 1 हेक्टेयर में काल मेघ लगाने के लिए 300 से 400 ग्राम बीज 10 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ी 3 क्यारियों में बोते हैं। इसके बीज का अंकुरण 70 से 80% होता है। नर्सरी बनाने के लिए किसी छायादार स्थान का चुनाव करना चाहिए। खेत में सीधी बुआई करने पर 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। समतल खेत में क्यारियां बनाकर जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई तक पौधारोपण कर दें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 45 सेंटीमीटर के अंतर पर रखें। सिम मेघा काल मेघ की अधिक उत्पादन देने वाली एक उन्नतशील प्रजाति है। किसान भाई इसे लगा सकते हैं। 10 से 15 टन अच्छी तरह पकी गोबर खाद अथवा 5 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग खेत की तैयारी के साथ करना चाहिए। 90 से 100 दिन के बाद शाक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों की कटाई, जब पौधों से पत्तियां गिरना प्रारंभ हो तब कर लें। कटाई के लिए शाक को छायादार स्थान पर सुखाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्पादन को लेकर, उसकी देखभाल को लेकर किसान भाइयों, आज के हमारे इस खास अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।